Good morning students, this is Chandan Gautam and we will continue our chapter Current Electricity of 10th Standard Physics। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स जो कि हमने इस चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन कवर किया है। ठीक है, आज हम देखेंगे हर तरीके के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सामने आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के ऊपर हैं। हम इलेक्ट्रिक पावर के भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के भी ऊपर भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। आज जो हम लेक्चर करेंगे न्यूमेरिकल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बुक के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे जो कि बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं। जो नेक्स्ट पार्ट इसका हम करेंगे उसके अंदर हम बात करेंगे थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कि हाँ, अगर क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर मैं ट्विस्ट कर दूं तो किस तरीके से चेंज होंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स। इसको हम बात कर सकते हैं न्यूमेरिकल जो है वो कौन सा है अपना पार्ट 1, न्यूमेरिकल्स पार्ट 1। ठीक है, जिसमें हम बेसिक न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे जिससे हमें आइडिया हो जाए कि हाँ, हमें न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से किस वे के अंदर सॉल्व करना है। राइट, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, देखो इन तीनों डायग्राम्स को देखो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के ऊपर है। तो फर्स्टली व्हाट वी हैव टू नो, हमें क्या पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन कौन कौन से थे। याद आ रहा है, हमने पढ़ा था दो तरीके के कॉम्बिनेशंस थे। फर्स्ट था सीरीज कॉम्बिनेशन। याद आया, सीरीज में हमने जो आर इक्विवेलेंट देखा था वो किस तरीके से देखा था, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही बात करी थी। दैट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया था, सारे रेजिस्टेंसेस को डायरेक्टली ऐड कर दिया था। ऐसा ही कुछ पढ़ा था। और हमने फिर ये भी देखा था कि जैसे ही डायरेक्टली हमने ऐड किया था तो ये क्या कर रहा था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड करवा रहा था। बात समझ आई। इसी तरीके से जो सेकंड कॉम्बिनेशन हमारे पास में था वो कौन सा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही बात करी थी। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि जो आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला था, नेट जो रेजिस्टेंस निकल के आया था सर्किट का, वो कितना था हमारे पास में, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही बात करी थी। अब देखो कोई भी चीज़ 1 करके आएगी, कोई भी वैल्यू आएगी तो क्या करेगी मुझे, हमने वहाँ पे भी बात करी थी और आज यहाँ पे भी बात करेंगे। वो क्या करेगा, हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या करेगा, प्रोवाइड करवाएगा, यही बात करी थी। अब देखो इन क्वेश्चंस के अंदर ना तो ये डायरेक्टली सीरीज में कनेक्टेड है, ना ही वो डायरेक्टली पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो फर्स्टली इस तरीके के क्वेश्चंस को जब भी हमें करना है तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनके अक्रॉस मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। बात समझ आई। अब देखो लेट सपोज मैंने बोला मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कितना, RAB फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, RAB। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, वो दो पॉइंट्स मैंने आइडेंटिफाई किए जिनके अक्रॉस मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। बात समझ आई यहाँ तक। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, RAB मतलब इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस निकालना, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस को मुझे छेड़ना भी नहीं। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना किस तरीके से सीरीज और पैरेलल निकालना है। सीरीज में क्या सेम होती थी, करंट, मतलब अगर कोई भी दो रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस अगर करंट सेम है तो वो दोनों रेजिस्टेंसेस किस में कनेक्टेड होंगे, सीरीज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेट सपोज मैंने करंट प्रोवाइड करवाई यहाँ से, तो करंट जब A से एंटर होगी तो एक करंट जाएगी I1 इधर और दूसरी करंट I2 चली जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब I2 इस 2 ओम में आई तो I1 देखो इस 2 ओम में जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है और यहाँ पे आई और फिर से इस वाले रेजिस्टेंस में भी कौन सी करंट आ रही है, I1, मतलब इस 2 ओम और इस 2 ओम के अक्रॉस करंट कितना है मेरा, I1। दैट मीन्स करंट जब भी सेम होगा तो वो रेजिस्टेंसेस कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ आई। दैट मीन्स ये दोनों काहे में कनेक्टेड हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे जैसे ही इन दोनों रेजिस्टेंसेस के लिए मैं R इक्विवेलेंट फाइंड करूँगा, R इक्विवेलेंट जब मैं फाइंड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 ओम प्लस 2 ओम दैट इज 4 ओम। मतलब अब ये दोनों रेजिस्टेंसेस एक रेजिस्टेंस बन गया। तो ये जो नेटवर्क होगा वो किस तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा हमारे पास में,
ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितना कनेक्टेड है अपने पास में 2 ओम, ये वाला। और ये दोनों जो थे ए से बी पे आने पे कितना बन गया अब हमारे पास में, ये भी, ये कितना हो गया हमारे पास में 4 ओम हो गया, 4 ओम रेजिस्टेंस हो गया, सॉरी 2 नहीं 4 ओम। ठीक है, अब देखो ये कैसा कनेक्टेड है अपने पास में, क्लियर हमें दिख रहा है कि दो पैरेलल लाइंस है, दैट मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अब देखो, अब आर इक्विवेलेंट नहीं लिखेंगे, अब हमें फाइनली क्या मिल गया, ए और बी पॉइंट के अक्रॉस आ गए सारे रेजिस्टेंस, मतलब अब हमें क्या फाइंड करना है, आर ए बी। दैट मीन्स यहाँ से जैसे ही मैं आर ए बी फाइंड करूँगा तो ये दोनों पैरेलल में, और पैरेलल में कैसे निकालते थे अपन, 1 आर इक्विवेलेंट करके, 1 आर ए बी इज इक्वल्स टू 1/4 ओम प्लस 1/2 ओम। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, एलसीएम आ जाएगा इनका 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 2, दैट इज 3/4। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, वो मिस्टेक क्या होती है कि स्टूडेंट्स ने क्या किया, सर फॉर्मूला तो यही था और हमने यहीं तक निकाल के ये लो जी 3/4 ओम आंसर लिख दिया। क्या कर दिया, 3/4 ओम आंसर लिख दिया। लेकिन यहाँ पे देखो हमें पूछा क्या, उसने आर ए बी पूछा है और हमने फाइंड क्या किया है, 1/आर ए बी फाइंड किया है। क्या फाइंड किया है, 1/आर ए बी फाइंड किया है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था, आर ए बी। तो अब मुझे क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, रेसिप्रोकल करना मतलब 1/, तो 1/1 आर ए बी कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स आर ए बी जो होगा, रेसिप्रोकल किया तो ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स 4/3 ओम। ये जो होगा फाइनली हमारे पास में इस क्वेश्चन के लिए टोटल रेजिस्टेंस, या मैं बोलूँ नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस गिवन नेटवर्क और गिवन सर्किट हो जाएगा। बात समझ आई? अब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये मेरे पास फाइनल आंसर आया। बात समझ आई? ठीक है, और अगर इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये 3 1 जा 3 मतलब 1.33 ओम आ जाएगा। बात समझ आई किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था? ठीक है, सेम हम बात करते हैं किसके लिए, ये वाला क्वेश्चन हुआ। अब हम बात करेंगे इस वाले के लिए। इसको मिटा दूं, चलो तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना लिख देंगे कि फाइनली हमारे पास आर ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आई, 4/3 ओम निकल के आई। गॉट इट? ठीक है, अब देखो, अब हमें फिर से सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर गिवन है हमें, तो सेकंड क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, आर ए बी ही फाइंड करना है। यहाँ पे भी क्या करना है, हमें आर ए बी ही फाइंड करना है। तो देखो फिर से हमने क्या किया था, यहाँ पे भी स्टार्ट किया था कि करंट दौड़ा दो, उसके अंदर करंट फ्लो करवा दो, तो करंट डिवाइड होगी जिस पॉइंट पे। देखो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है, तो मैंने क्या किया, एक करंट यहाँ से स्टार्ट करवा दी। ठीक है, तो जैसे करंट ए पॉइंट पे आएगी तो करंट को एक पाथ ये मिल जाएगा, लेट सपोज I1, और दूसरा पाथ करंट को मिल जाएगा ये वाला I2। अब देखो I1 चलता गया, इस 2 ओम में भी आया और सेम इस 2 ओम में भी आया। बात समझ आई? तो जब भी करंट सेम होता है रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, ये दोनों किस में कनेक्टेड है हमारे पास में, सीरीज में। और देखो I2 यहाँ पे आया और I2 ही सेम इसके अंदर आया, तो मतलब ये दोनों भी इंडिविजुअली किस में कनेक्टेड हैं, सीरीज में। लेकिन इस A और B पॉइंट के अक्रॉस करंट एक I1 चला गया, दूसरा I2 चला गया, मतलब ये A और B पॉइंट के अपर पार्ट सीरीज में, लोअर पार्ट भी सीरीज में, लेकिन ये अपर एंड लोअर दोनों किस में कनेक्टेड है, क्योंकि करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, करंट डिफरेंट है, और करंट डिवाइड कौन से कॉम्बिनेशन में होता है, पैरेलल में। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में। तो इसको जब मुझे सॉल्व करना होगा तो देखो इन दोनों के लिए जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 ओम प्लस 2 ओम, कितना हो जाएगा हमारे पास में 4 ओम इन दोनों के लिए। सेम इनके लिए भी आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, मेरे पास 4 ओम ही आएगा। तो मेरे पास अब जो ये नेटवर्क रिजॉल्व होके आएगा, ये ए पॉइंट था हमारा और ये बी पॉइंट था, तो ए के अक्रॉस ये कितना बन गया हमारे पास में, ये 4 ओम हो गया अपर पार्ट, और जो लोअर पार्ट होगा ये भी कितना हो गया हमारे पास में, ये भी 4 ओम हो गया। ठीक है, अब देखो पैरेलल ब्रांचेस दिख रही है, तो अगेन हमने क्या किया, पैरेलल के लिए सेम
1 अपॉन आर ए बी। अब देखो आर ए बी फाइंड करना है, ए बी के अक्रॉस आ गया है, तो 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 दैट इज 4 एलसीएम 1 प्लस 1 दैट इज 2 अपॉन 4, और इसी को मैं लिख सकता हूँ कितना 1/2। अब फिर से आर ए बी की वैल्यू निकली है, तो मुझे आर 1 अपॉन आर ए बी निकला है, तो आर ए बी निकालना होगा, तो रेसिप्रोकल करना होगा दैट इज 2 ओम। तो फाइनली मेरे पास इसके लिए भी जो रेजिस्टेंस का फाइनल नेट जो रेजिस्टेंस निकल के आया कितना हो गया 2 ओम हो गया। बात समझ आई किस तरीके से किया। अब देखो किसी को इसमें दिक्कत आ रही है कि सर मैं यहाँ पे ये जो है 1 अपॉन आर ए बी निकाल के मैं यहीं तक आंसर लिख देता हूँ और भूल जाता हूँ, तो कोई बात नहीं, हम एक दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। मैंने पहले भी बताया था कि अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, ये सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए काम में आएगा, अगर दो रेजिस्टेंसेस मेरे पास पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनके लिए जब भी मुझे नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस जब भी मुझे फाइंड करना होगा तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ बॉक्स के अंदर देखना ध्यान से। आर ए बी या आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, तो अगर दो रेजिस्टेंसेस है तो R1 इंटू R2, मतलब ऊपर उन दोनों रेजिस्टेंसेस का क्या कर दो प्रोडक्ट कर दो, और नीचे क्या कर दो दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, इसका निकल के कितना आया था अपने पास में आर ए बी, अभी देखा था अपन ने 2 ओम, तो क्या इस फॉर्मूले को भी ये सेटिस्फाई करेगा अपने पास में, तो देखते हैं। R1 कितना है 4 ओम, R2 कितना है 4 ओम, नीचे R1 प्लस R2 मतलब 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 16 अपॉन 8, तो कितना निकल के आया 2 ओम। बात समझ आई। तो यहाँ से भी हमने क्या देखा, फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल के आया 2 ओम, और यहाँ पे भी क्या है 2 ओम। तो अगर 1 अपॉन आर करके प्रॉब्लम आती है तो सीधा सा ये फॉर्मूला याद रखो, इसके अंदर वैल्यू पुट करो और अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। बात समझ आई यहाँ तक। अब बात करते हैं हम थर्ड वाले क्वेश्चन की। तो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन की भी सेम ही अप्रोच रखनी है अपने को। करंट यहाँ से फ्लो करवाया आई यहाँ पे आके डिवाइड हुआ I1 में, और यहाँ पे डिवाइड हुआ I2 में। तो I1 यहाँ पे आया मतलब इन दोनों में I1 थी, और इन दोनों के अंदर यहाँ पे I2 आ गया अपने पास में, मतलब ये दोनों सीरीज़ में और ये दोनों भी सीरीज़ में, लेकिन ये पार्ट और ये पार्ट दोनों एक दूसरे से कैसे पैरेलल के अंदर। तो इनके लिए जो R इक्विवेलेंट निकालूंगा वो कितना हो जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम दैट इज 4 ओम। तो इसके लिए भी 4 ओम आएगा और इसके लिए भी 4 ओम आएगा। तो देखो ये A हो गया अपना और यहाँ पे हो गया B। अपर पार्ट के अंदर अपने आप टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट कितना आया 4 ओम, और लोअर पार्ट के लिए भी कितना आया अपने पास में 4 ओम। ठीक है, अब फिर से पैरेलल के अंदर आ गया, तो मैं 1 अपॉन आर की जगह ये वाला ही सेम फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को फॉर्मूला और अच्छे से क्लियर हो सके। आर ए बी मुझे फाइंड करना है, तो क्या करूँगा मैं, दोनों रेजिस्टेंस को प्रोडक्ट करूँगा, 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, यही होगा। तो कितना हो जाएगा अगेन 16 अपॉन 8 दैट इज़ 2 ओम। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास इस नेटवर्क का आर इक्विवेलेंट या आर ए बी कितना निकल के आया 2 ओम। बात समझ आई बच्चों। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या ध्यान में रखनी है कि हमें पहले वो पॉइंट्स फाइंड करने जिसके अक्रॉस मुझे इक्विवेलेंट फाइंड करना है, फिर मुझे क्या करना है करंट फ्लो करवानी है। करंट फ्लो करवाने का मतलब सिंपल सा इतना है यहाँ पे कि मैं फाइंड आउट कर सकूँ कि कौन से रेजिस्टेंसेस सीरीज़ में कनेक्टेड हैं और कौन से रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हैं। बात समझ आई यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को घर के लिए देता हूँ जिसको आप घर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर, जिससे जैसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में जनरली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको नेटवर्क ड्रॉ करके देता हूँ, या एक क्या हम 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपको होम असाइनमेंट में करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आप ही की बुक का क्वेश्चन है जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे। ये ए पॉइंट हो गया, लेट सपोज ये 9 ओम है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये भी 9 ओम है और ये भी 9 ओम है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू कनेक्ट कर दी
2 ओम कनेक्ट कर दी। और यहाँ अगेन मेरे पास कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन है, ये 6 ओम, यहाँ पे भी मैंने बना दिया 6 ओम, और यहाँ पे भी मैंने बना दिया फिर से 6 ओम, और यहाँ पे पॉइंट हो गया B, ये नेटवर्क बन गया। अब आप लोगों को अगेन क्या करना है, मुझे यहाँ पे RAB फाइंड करना है, RAB फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो इसके लिए मुझे, चलो आंसर मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, आप सॉल्व करेंगे, कमेंट करेंगे, और अगर कहीं पे दिक्कत आती है या क्रॉस चेक करना है तो यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर 9588832470। आई रिपीट 9588832470, राइट। ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर, जो कि आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आज हम सिर्फ बात करेंगे आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस की, फिर हम नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होगा न्यूमेरिकल्स का, उसमें हम बात करेंगे जो थोड़े से एडवांस्ड क्वेश्चंस, राइट। अब एक क्वेश्चन है आपकी बुक का कि एक रॉड है जो पानी को गर्म करने वाली रॉड होती है, ठीक है, उस रॉड की वैल्यू दे रखी है 1500 वॉट, मतलब वॉट में दे रखा है। देखो यूनिट से पता चला क्या हमें कि क्या वैल्यू किस चीज़ की दे रखी है, वॉट दे रखी है। वॉट किसकी यूनिट होती है, पावर की। दैट मीन्स P की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1500 वॉट गिवन है। बात समझ आई यहाँ तक, ठीक है। और उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये डेली बेसिस पे 3 आवर्स क्या होती है, यूज में आती है। मतलब टाइम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, 3 आवर्स डेली, ठीक है। फिर उसने बोला है कि व्हाट इफ द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट, द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट एनर्जी इज, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट एनर्जी, वो कितना गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, 5 रुपीज़ हमें गिवन है। बात समझ आई, कितना गिवन है, 5 रुपीज़ हमें गिवन है। तो जैसे ही 5 रुपीज़ हमें गिवन है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एनर्जी फाइंड करनी होगी, ठीक है। और एनर्जी की मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, पावर जब कैलकुलेट करी थी तो kWh में हम फाइंड करते हैं, किस में फाइंड करते हैं, kWh में। लेकिन सबसे पहली चीज़ 3 आवर्स डेली यूज़ हो रही है, तो सबसे पहले मंथ के अकॉर्डिंग निकालना है मुझे, पर मंथ का निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 आवर्स डेली है तो 30 डेज़ के अंदर कितने आवर्स यूज़ आएगी वो, 30 × 3 दैट इज़ 90 आवर्स। मतलब पूरे मंथ के अंदर वो कितने आवर्स वर्किंग के अंदर है, 90 आवर्स वर्किंग के अंदर है, ठीक है। और उसकी पावर रेटिंग मुझे दे रखी है वॉट के अंदर 1500 वॉट। तो जैसे ही मैं बात करूँगा एनर्जी की, kWh में जब मैं फाइंड करूँगा तो W की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 1500, ठीक है। आवर्स कितने दे रखे हैं मुझे, 90 आवर्स हो गए। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 135,000 वॉट आर। कितना हो जाएगा, वॉट हो गया इसके लिए, और वॉट हो गया अपने पास पावर के लिए, और आर हो गया इसके लिए। तो यूनिट क्या आएगी इसकी, वॉट आर। लेकिन अपन एनर्जी किस में कंज्यूम करते हैं, क्योंकि यूनिट किसके इक्वल होती है, 1 kWh के 1 यूनिट इक्वल होगी। तो यहाँ पे अपने को इसको kWh में कन्वर्ट करना है। तो किलो का मतलब कितना, 30, दैट मीन्स 135 kWh। और यही किसके इक्वल हो जाएगी अपने पास में, यूनिट्स के इक्वल हो जाएगी। मतलब 1 kWh इज इक्वल टू कितना होता है अपना, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है अपने पास में, 5 रुपीज़। तो 1 kWh का कॉस्ट है इतना, तो 135 kWh मतलब 135 यूनिट्स का कॉस्ट कितना आ जाएगा, नेट कॉस्ट ऑफ 135 kWh कितना आ जाएगा, 135 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। और इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी ऑलमोस्ट अबाउट 675। और क्या निकाल रहा हूँ, कॉस्ट फाइंड कर रहा हूँ, तो किस में आएगी यूनिट, रुपीज़ के अंदर आएगी।
इतना मुझे कॉस्ट पे करना पड़ेगा, या मैं बात करूँ मेरा जो घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो कितने का आएगा, 675 रुपीज़ का आएगा। बात समझ आई स्टूडेंट? तो आज हमने इस तरीके के क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चंस किए हैं। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स का हम पार्ट देखेंगे उसके अंदर अपन देखेंगे थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप करके थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किस तरीके से करते हैं, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।